वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं और हमारे लेक्चर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अर्थात हम लोग पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन। बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन की 3 विधि होती हैं। पहला का नाम क्या है? कंजुगेशन। दूसरा का नाम क्या है? ट्रांसडक्शन। तीसरा का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले वीडियो में बैक्टीरिया में होने वाले लैंगिक प्रजनन की 2 विधि पर हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। पहला कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब याद रहे इस वीडियो में सबसे तीसरा नंबर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा नंबर को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा मेन टाइटल रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद रहे बैक्टीरिया में होने वाली लैंगिक प्रजनन की तीसरी विधि क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको हिंदी में हम लोग रूपांतरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग रूपांतरण पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि रूपांतरण क्या है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को पता नहीं होता कि रूपांतरण किसे कहते हैं। तो रूपांतरण का डिफिनेशन अगर आपके पास नोटबुक है तो लिख सकते हैं कि रूपांतरण किसे कहते हैं। तो जीवाणु का एक विभेद से दूसरे विभेद में परिवर्तित हो जाना ही रूपांतरण है। याद रहे ये सिंपल डिफिनेशन सुनकर आप नहीं समझ सकते, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जब तक आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो जो मैं डिफिनेशन बोल रहा हूं उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो जीवाणु का एक विभेद से दूसरे विभेद में परिवर्तित होना ही क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। और याद रहे ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लैंगिक प्रजनन होती है। ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन था? ग्रिफिथ था। यहां पर मैं लिखा हूं ग्रिफिथ, इसलिए ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, मतलब ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग कहते हैं। तो अधिकांश बोर्ड एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग को समझाइए। तो आपको ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट समझाना होगा। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे डिस्कस हम लोग करते हैं, ग्रिफिथ ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिसके कारण से ग्रिफिथ दुनिया का एक बेहतर साइंटिस्ट बन गया। तो याद रहे ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों को यह नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। लोग ये जानते थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? ओनली प्रोटीन है। लेकिन ग्रिफिथ ने जब बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया तो लोगों को पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है परंतु डीएनए है। ये दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं कह सकता हूं इस टॉपिक को समझना बेहद जरूरी है। अब देखते हैं ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कब किया। तो ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया है 1928 में, 1928 में। और किसमें किया? तो ये कई बार नीट एम्स में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसमें किया। तो याद रहे ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया में किया। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया क्या है। तो याद रहे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया जो होती हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, उनमें निमोनिया बीमारी पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो जिनमें निमोनिया बीमारी होगी वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया की इंफेक्शन से। तो ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसमें किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया में किया। अब देखो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया में कितने स्ट्रेन पाए जाते हैं। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो होती होगी जिसके कारण से वो निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी पैदा करने की क्षमता रखती है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया में 2 विभेद होते हैं। सबसे पहला विभेद को हम लोग बोलते हैं विरुलेंट स्ट्रेन, या इसको हम लोग बोलते हैं एस स्ट्रेन कहते हैं, या शुद्ध हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं उग्र विभेद के नाम से जानते हैं। सेकंड स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं नॉन विरुलेंट स्ट्रेन, या इसको हम लोग बोलते हैं आर स्ट्रेन, या इसको हम लोग अनुग्रह विभेद के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है कि बिटवीन द डिफरेंस ऑफ विरुलेंट स्ट्रेन एंड नॉन विरुलेंट स्ट्रेन, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में अंतर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि एस स्ट्रेन में निमोनिया पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन आर स्ट्रेन में निमोनिया पैदा करने की क्षमता नहीं होती।
दूसरा अंतर आपको पता होना चाहिए कि एस स्ट्रेन की जो बाहरी दीवार होती हैं, जो आउटर लेयर होती हैं, वो स्मूथ होती हैं, चिकना होती हैं। अब स्मूथ का आप देख सकते हैं स्टार्टिंग वर्ड एस है, तो मैं लिखूं एस स्ट्रेन। तो दिमाग में रहना चाहिए कि एस स्ट्रेन क्या होती हैं, हमेशा स्मूथ होती हैं, चिकना होती हैं। लेकिन आर स्ट्रेन की अगर बात करें, जब हम लोग नॉन विरुलेंट स्ट्रेन की बात करें, तो इसकी बाहरी दीवार हमेशा रफ होती है, खुरदरा होती है। तो रफ का स्टार्टिंग वर्ड आर होगा। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि आर स्ट्रेन हमेशा रफ होती है, खुरदुरी होती है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर आपको पता होना चाहिए कि एस स्ट्रेन की बाहरी दीवार में यहां पर लिखा पॉलीसेकेराइड्स का प्रोटेक्शन लेयर होता है। पॉलीसेकेराइड्स की सुरक्षात्मक कवच जो होती हैं, एस स्ट्रेन की दीवार में पाई जाती हैं। लेकिन आर स्ट्रेन की दीवार में कभी भी पॉलीसेकेराइड्स की सुरक्षात्मक कवच नहीं पाई जाती। ये 3 इंपॉर्टेंट अंतर आपको पता होना चाहिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन दोनों स्ट्रेन का यूज ग्रिफिथ ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में किया। अब कैसे किया, हम जस्ट आगे डिस्कस करते हैं। कोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया में पाए जाने वाले विभेदों का उपयोग ग्रिफिथ ने चूहों में किया। अब देखते हैं कि ग्रिफिथ ने चूहों में इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया के स्ट्रेन का इस्तेमाल कैसे किया। तो सबसे पहला प्रयोग देखते हैं। ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को स्वस्थ चूहों में निडल के थ्रू जब इंटर किया, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि ये चूहे मर चुके हैं। यहां पर ग्रिफिथ ने यह सोचा कि एस स्ट्रेन में निमोनिया पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। अगर एस स्ट्रेन युक्त अगर निडल को अगर चूहों के शरीर में इंटर किया गया, तो ये चूहे मर गए होंगे, क्योंकि इन चूहों को निमोनिया हो गया। तो यहां पर ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता हमें नहीं है। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि आर स्ट्रेन को जब निडल के थ्रू जब स्वस्थ चूहों में इंटर किया गया, तो यहां पर चूहे जिंदा थे। यहां पर चूहे जिंदा क्यों थे, क्योंकि आर स्ट्रेन में निमोनिया पैदा करने की क्षमता नहीं पाई जाती। तो यहां पर भी ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ग्रिफिथ को नहीं पड़ी। अब ग्रिफिथ का तीसरा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, हिट किल एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन में निमोनिया पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन जिनमें निमोनिया पैदा करने की क्षमता होती है, उस स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर के द्वारा नष्ट कर दिया, टेम्परेचर के द्वारा मार दिया। तो जब टेम्परेचर के द्वारा नष्ट करके एक निडल के थ्रू जब स्वस्थ चूहों को दिया गया, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा ये चूहे जिंदा हैं। तो ये चूहे जिंदा क्यों हैं, क्योंकि जिनमें निमोनिया पैदा करने की क्षमता थी, उस स्ट्रेन को तो इन्होंने क्या किया है, टेम्परेचर देख के क्या कर दिया है, मार दे। तो 100% इस स्ट्रेन का कोई असर स्वस्थ चूहों पर नहीं हुआ होगा और चूहे जिंदा हैं। तो यहां पर भी ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ग्रिफिथ को नहीं पड़े। लेकिन चौथा एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने किया, वो ग्रिफिथ को सोचने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। चौथा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आर स्ट्रेन जिनमें निमोनिया पैदा करने की क्षमता नहीं पाई जाती, आर स्ट्रेन और हिट किल एस स्ट्रेन दोनों को मिक्स किया गया। और याद रहे, हिट किल एस स्ट्रेन इनमें भी निमोनिया पैदा करने की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि जिनमें क्षमता थी उसको तो हमने टेम्परेचर से क्या कर दिया है, मार दिया। तो दोनों स्ट्रेन में निमोनिया पैदा करने की क्षमता यहाँ पर नहीं है। लेकिन दोनों को मिक्स करके जब इंजेक्शन के माध्यम से स्वस्थ चूहों को जब दिया गया, तो कुछ दिनों के बाद ग्रिफिथ ने देखा कि चूहे मर गए। यहां पर चूहे मर क्यों गए, ये ग्रिफिथ को सोचने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि दोनों स्ट्रेन में निमोनिया पैदा करने की क्षमता नहीं है, पर भी यहां पर चूहे मर क्यों गए। तो ग्रिफिथ ने कुछ समय के बाद सोच विचार करके ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ ना कुछ ऐसा कारक है जो आर स्ट्रेन से निकलकर हिट किल एस स्ट्रेन में चले गए होंगे, और हिट किल एस स्ट्रेन को जो मर चुके हैं उसको जीवित एस स्ट्रेन में बदल दिए होंगे, जिसके कारण से ये चूहे मर गए। ये ग्रिफिथ का केवल सोच था, ग्रिफिथ का केवल अवधारणा था कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन ग्रिफिथ ने यहां पर यह नहीं बताया कि ऐसा कौन सा कारक है जो आर स्ट्रेन से निकलकर हिट किल एस स्ट्रेन में जाकर मरे हुए हिट किल एस स्ट्रेन को जिंदा एस स्ट्रेन में बदल दिए। ये प्रूफ ग्रिफिथ के पास नहीं था, इसलिए ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया। और ग्रिफिथ ने जब अपना एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया, तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के छोड़ने के बाद 3 वैज्ञानिक आए, और ये तीनों वैज्ञानिक ने दुनिया में तहलका मचा दिया। और ये तीनों वैज्ञानिक का नाम सबसे ज्यादा तो नहीं लिया जाता, लेकिन ग्रिफिथ को सक्सेस करने में इन तीनों वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण रोल है।
1933 से 1944 के बीच में तीन साइंटिस्ट आए। तीनों साइंटिस्ट का नाम है एवरी मैकलियार्ड और मैककार्टी। एवरी मैकलियार्ड और मैककार्टी नामक वैज्ञानिक ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को दोहराने का प्रयास किया, और ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट बीच में ही छोड़ दिया था। ग्रिफिथ ने चौथा एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में देखे हैं कि ग्रिफिथ ने क्या किया था, तो आरस्टेन और हीट किल्ड एसिस्टेन दोनों को मिक्स करके जब स्वस्थ चूहों को दिया था तो चूहे कुछ दिनों के बाद मर गए थे। ग्रिफिथ ने वहां पर चूहों के मरने के रहस्य का कारण नहीं बताया था, लेकिन हम देखते हैं कि एवरी मैकलियार्ड और मैककार्टी 1933 से 1944 के बीच में चूहों के मरने के रहस्य को जानने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम यहां पर मैं लिखा हूं, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस सिद्धांत से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि कुछ न कुछ जैव रासायनिक कारण रहे होंगे जिसके कारण से चूहे मर गए होंगे। तो उस जैव रासायनिक कारणों को जानने के लिए एवरी मैकलियार्ड और मैककार्टी नामक वैज्ञानिक ने जब चूहे मर गए तो चूहों के मृत शरीर से उन्होंने क्या किया, तो चूहों के मृत शरीर से उन्होंने आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को क्या किया है, हीट किल्ड एसिस्टेन से पृथक किया। हिट किल्ड एसिस्टेन से आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को पृथक करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक आर स्टेम को कल्चर मीडिया में रखकर ग्रो कराया। कल्चर मीडिया का मतलब होता है जिसमें जीवों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो, उसको हम लोग कल्चर मीडिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कल्चर मीडिया है। इस कल्चर मीडिया में क्या है, आर स्टेन है। आर स्टेन को जब कल्चर मीडिया में रख के जब ग्रो कराया गया तो इस कल्चर मीडिया में बारी बारी से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को डाल के देखा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब इस आर स्टेन में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को डाल देने के बाद उन्होंने देखा कि इस कल्चर मीडिया में पाए जाने वाले आर स्टेन जो होते हैं वो एस स्टेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर पता चल गया कि ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से कोई ना कोई एक ऐसा कारक है जो आर स्टेन को एस स्टेन में बदल रहा है। लेकिन यहां पर यह प्रूफ नहीं हुआ है कि ऐसा कौन सा कारक है, कि वो डीएनए है, कि आरएनए है, कि वो प्रोटीन है। इन कारणों को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, तो देखो ये कल्चर मीडिया है। इस कल्चर मीडिया में क्या है, तो इस कल्चर मीडिया में आर स्टेन है। तो आर स्टेन में पाए जाने वाले आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने राइबोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज किया। जब राइबोन्यूक्लियस एंजाइम को जब इस कल्चर मीडिया में डाला गया तो यहाँ पर आरएनए क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। अब क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटियोनेस एंजाइम को इस कल्चर मीडिया में डाला गया। तो उसके बाद भी, इन दोनों को डाइजेस्ट करने के बाद भी इसमें क्या है, डीएनए है, और डीएनए होने के कारण से इनमें पाए जाने वाले आर स्टेन एस स्टेन में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब देखते हैं कि डीएनए जो होती हैं वो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट कर रही हैं। लेकिन उसके बाद देखते हैं जब डीएनए को जब डीएनएस एंजाइम से डाइजेस्ट किया गया तो इस कल्चर मीडिया में पाए जाने वाले आर स्टेन एस स्टेन में कन्वर्ट नहीं हुए। तो इससे 100% प्रूफ हो गया कि डीएनए ही एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ है जो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इससे यह प्रूफ हुआ कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि ग्रिफिथ ने क्या छोड़ा था। तो याद रहे ये एवरी मैकलियार्ड और मैककार्टी नामक वैज्ञानिक का ये एक्सपेरिमेंट इतना पॉपुलर हुआ कि ग्रिफिथ को डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर्ड करने के लिए महान बना दिया। थैंक यू।